आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में। प्रमुख आंदोलन है, फर्स्ट है हमारा चिपको आंदोलन, सेकंड है अप्पिको आंदोलन, थर्ड है साइलेंट रिवर बचाओ आंदोलन, फोर्थ है नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिफ्थ है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आंदोलन से, जो कि है चिपको आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए हुए आंदोलनों में चिपको आंदोलन अत्यंत चर्चित है। लगभग 300 वर्ष पहले राजस्थान के एक राजा ने चूना बनाने के लिए अपने रजवाड़े में खेजड़ी के पेड़ों को कटवाने का फैसला किया था। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अमृता देवी नाम की बिश्नोई महिला ने के नेतृत्व में महिलाएं इन पेड़ों से चिपक गईं। ये पेड़ ऐसे दुर्लभ संसाधनों के आधार थे जिन पर लोगों का जीवन निर्भर था। ये महिलाएं बेरहमी से मार मार दी गईं और कहा जाता है कि बाद में राजा ने अपनी गलती महसूस की, पर इस घटना को लोगों ने याद रखा और सन 1970 में इसे तब दोहराया गया जब हिमालय क्षेत्र में इमारती लकड़ी के ठेकेदारों के हाथ हाथों वनों का विनाश रोकने में असमर्थ स्थानीय महिलाओं ने एक जन आंदोलन की शुरुआत की। इसका समर्थन चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मानसिंह रावत, धूम सिंह नेगी और घनश्याम रतूड़ी ने किया। हिमालय की तलहटी में स्थानीय स्त्रियों के एकजुट होने का इतिहास आज़ादी के पहले का भी है। जब गांधी जी की शिष्य मीराबेन जैसी महिलाएं इस क्षेत्र में आईं और समझा कि वादी के गांव तथा गंगा मैदान में बाढ़ और तबाही का कारण वनों का विनाश है, उन्होंने महसूस किया कि हिमालय क्षेत्र के ओक और चौड़े पत्ते वाले दूसरे पेड़ों से इमारती लकड़ी का निर्माण तथा तेजी से बढ़ने वाले चीड़ वृक्ष उगाना एक पर्यावरणीय झील है। चिपको आंदोलन के प्रमुख कर्णधारों के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि टिहरी जिले के गंडेपल्ली क्षेत्र के निकट चल चलरा गांव, तथा चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि चमोली जिले के गोपेश्वर क्षेत्र के निवासी थे। 60 के दशक में ही दोनों अपने सहयोगियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा आदि के क्षेत्र में जन जागरण करते रहे थे। बहुगुणा का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से टिहरी क्षेत्र रहा, जहां उन्होंने प्रमुख सहयोगी उनकी पत्नी विमला, धूम सिंह नेगी, राशि पांडुरंग हेगड़े, जो बाद में कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन के सूत्रधार बने, आदि थे। चंडी प्रसाद भट्ट दसोली ग्राम स्वराज्य संघ के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में वन संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे थे। इस कार्य में उनके प्रमुख सहयोगी थे इस कार्य में प्रमुख सहयोगी थे अनसुया प्रसाद, चक्रधर तिवाड़ी, मुरारी लाल, कवि घनश्याम रतूड़ी तथा वनस्पति शास्त्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सन 1976 में खेल का सामान बनाने की वाली कंपनी शायमंड को चमोली जिले के अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका दिया गया। स्थानीय जनता इसका प्रयोग कृषि उपकरण बनाने में करती थी, परंतु इसका निषेध कर दिया गया। जब कंपनी के श्रमिक रेनी गांव में पेड़ों की कटाई के लिए पहुंचे, तो वहां खलबली मच गई। प्रशासन ने बड़ी चतुराई से क्षेत्र के सभी पुरुषों को चमोली बुला लिया और पुरुषों की अनुपस्थिति में रेनी गांव की एक साधारण महिला गौरी देवी गांव की एक अन्य 27 महिलाओं के साथ पेड़ों से वनकर्मी और चिपक गईं और वनकर्मी और श्रमिक हतप्रभ रह गए। महिलाएं 2 दिन 2 रात पेड़ों से चिपकी रहीं। संदेश यह था कि अगर पेड़ों को काटना है तो उन्हें भी काटना होगा। महिलाओं का नारा था, यह जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। इस घटना से पूरे उत्तराखंड में वन संरक्षण हेतु जनमानस में नवीन उत्साह का संचार हुआ। विमला बहुगुणा, राशि, राधा और अन्य महिलाओं ने 75 दिनों की पदयात्रा की। सुंदरलाल बहुगुणा ने 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की। आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र में पेड़ काटने की इस अनुमति को प्रतिबंधित कर दिया। चिपको आंदोलन अत्यंत सफल रहा, मूलतः स्थानीय स्त्रियों के सहयोग से चला। यह आंदोलन वन विनाश को रोकने का महत्वपूर्ण साधन बन गया। इसको राष्ट्रीय समर्थन मिला और इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई।
स्वीडन के एक दंपति इयो इयो इलास्टी तथा विग्रा इलास्टी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में इस आंदोलन को स्थान देकर इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलवाया। हिमालय क्षेत्र के वनों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करके सरकार ने यहाँ के वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। सेकंड प्रमुख आंदोलन है अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण में अप्पिको आंदोलन शुरुआत की गई। कर्नाटक के सिमरी जिले के सातकड़ी जंगल में वन विभाग सन 1983 में पेड़ों को गिरा रहा था। 164 पुरुष, स्त्री तथा बच्चे पेड़ों से चिपक गए। पेड़ काटने वाले श्रमिक मजबूर होकर पीछे हट गए। अप्पिको आंदोलन के कार्यकर्ता 6 सप्ताह तक पेड़ों की रखवाली करते रहे। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन पड़ोसी राज्यों में भी फैल गया। अप्पिको की स्थापना पांडुरंग हेगड़े ने की थी। उनका मानना था कि वन विभाग कार्य योजना का निर्माण लापरवाही से करता है। ठेकेदार ठेकेदार अवैध ढंग से लकड़ी काट कर ले जाते हैं। हेगड़े के शब्दों में वन विभाग के जंगल कागजों में है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल लगने के 12 वर्ष बाद उत्तरी कर्नाटक में बांस का नामो निशान नहीं रह गया। वन विभाग व्यापारी के पेड़, सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने के लिए कुदरती जंगल को समाप्त कर रहा है। अप्पे को वन संरक्षण और संवर्धन में शक्ति का उपयोग करना और वन संसाधनों का न्यूनतम उपभोग करने की शिक्षा देता है। हेगड़े का मानना था कि जंगलों को औद्योगिक मामलों के लिए काटना उचित नहीं है। वे उदाहरण देते हैं कि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल में 10,000 लोगों को नौकरी मिली, परंतु लाखों लोगों को की रोजमर्रा की जरूरतें खतरे में पड़ गईं। नेक्स्ट प्रमुख आंदोलन है साइलेंट रिवर बचाओ आंदोलन। इस परियोजना के तहत सरकार के द्वारा केरल के कुंती पूजा नदी पर बांध बनाने का निर्णय लिया गया था। सन 1970 के दशक में विवाद की उत्पत्ति तब हुई जब सरकार के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ने इस परियोजना को बंद करके इसके स्थान पर क्षेत्र को संरक्षित वनस्पति क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। इससे परियोजना के समर्थन और विरोधियों में विवाद छिड़ गया। इस विद्युत परियोजना के मुख्य समर्थक केरल सरकार और केरल राज्य विद्युत बोर्ड थे, जबकि इसका विरोध कई गैर सरकारी संगठनों तथा केरल शास्त्र साहित्य परिषद, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सेव बॉम्बे कमेटी आदि के द्वारा किया जा रहा था। केरल शास्त्र साहित्य परिषद के द्वारा परियोजना के विरोध में पूरी तीसरी दुनिया में वातावरण बनाया गया। यह कहा गया कि पर्यावरण तथा विकास में अटूट संबंध है। अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा परियोजना को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रमुख आंदोलन है नर्मदा बचाओ परियोजना। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध से संबंधित है। ज्ञातव्य हो कि नर्मदा भारत की 1289 किलोमीटर लंबी नदी है। इसे परंपरागत रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के भरूच जिले के पास अरब सागर में गिरती है। नर्मदा घाटी परियोजना का विचार मूलतः भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था, परंतु इस योजना पर कार्य सन 1979 में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण के निर्णय के बाद शुरू हुआ। प्राधिकरण को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के मध्य नर्मदा नर्मदा नदी के जल के विवाद को सुलझाने का दायित्व सौंपा गया था। नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य 3200 छोटे, मंझोले और बड़े बांधों का निर्माण करना था। इनमें से सरदार सरोवर परियोजना तथा नर्मदा सागर परियोजना सर्वाधिक विवादास्पद रही हैं। ऐसा अनुमान है कि परियोजना को क्रियान्वित करने से 27,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें लगभग 13,000 हेक्टेयर वन भूमि है। यह भी अनुमान है कि 248 गांवों के 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो जाएंगे। इनमें से 58% लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं। सन 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि परियोजना के कार्य
तब तक रोक दिए जाएं जब तक कि इस विस्थापित लोगों के पुनर्वास का प्रबंध न हो जाए। परियोजना के समर्थकों का कहना है कि परियोजना से एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई और जल विद्युत सुविधा की प्राप्ति होगी। इससे 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। बांध के विरोधियों का मानना है कि बांध बनने से लाभ की तुलना में हानि अधिक होगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका सबसे बड़ा विरोधी है। इसका नेतृत्व श्री सुश्री मेघा पाटेकर के द्वारा किया जाता रहा है। आंदोलनकारियों का मानना है कि बांध बनने से गांव तबाह हो जाएंगे। इससे लाखों लोग, गरीब किसान, आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। उनका जीविकोपार्जन खतरे में पड़ जाएगा और उनका नर्मदा बचाओ आंदोलन और फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ नामक संगठन विस्थापितों के समुचित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। विश्व बैंक के द्वारा भी परियोजना की नियुक्ति दी जाने वाली सहायता रोक दी गई है। सन 1999 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की। न्यायालय ने परियोजना को जारी रखने के पक्ष में निर्णय दिया, बशर्ते कि विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए। बांध के लिए 130 मीटर ऊंचाई का प्रस्ताव था। बाद में इसकी ऊंचाई घटाकर 110 मीटर कर दी गई। इसे सन 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना कब पूरा होगी, यह कह सकना बहुत कठिन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन टिहरी बांध टिहरी नगर के पास भागीरथी, जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है, तथा भील बेलंगना नदी के मिलने के स्थान पर बना हुआ है। यह विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध के लिए 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 6000 किलोमीटर क्षेत्र की सिंचाई तथा 270 मिलियन गैलन जल की आपूर्ति दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड को देने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसके निर्माण का निर्णय सन 1972 में लिया गया था। इसका निर्माण कार्य सन 1978 में प्रारंभ किया गया था। इसकी देखरेख के लिए सन 1989 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। अपनी शुरुआत के समय से ही टिहरी बांध परियोजना विवाद का विषय रही है। इसके विरोध में अनेक प्रदर्शन भी हुए हैं। इसके विरोध का कारण यह माना गया है कि यह क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। पर्यावरणविदों का मानना है कि भारी भूकंप की स्थिति में बांध ढह सकता है और इससे हुए जलप्लावन से निचले धरातल पर विद्यमान हरिद्वार तथा ऋषिकेश पानी में डूब सकते हैं। बांध के विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। सन 1985 में टिहरी बांध विरोध संघर्ष समिति का गठन किया गया। सन 1985 में ही समिति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बांध के निर्माण को रोकने के लिए एक याचिका दाखिल की गई, जिसे न्यायालय के द्वारा यह कहकर निष्कासित कर दिया गया कि सरकार ने बांध की सुरक्षा पर पहले से ही विचार कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लगभग एक वर्ष अक्टूबर 1991 में रिक्टर स्केल भूकंप मापी पर 6.1 की क्षमता वाले भूकंप से पूरा पौड़ी गढ़वाल हिल गया। उत्तरकाशी और चमोली के सैकड़ों गांव तबाह हो गए। इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। यद्यपि बांध का निर्माण कार्य से प्रभावित नहीं हुआ, परंतु भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बांध निर्माण पर पुनः चर्चा छिड़ गई। दिसंबर 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा के विरोध के कारण बांध का निर्माण कार्य रुक गया। बहुगुणा 45 दिन भूख हड़ताल कर रहे बहुगुणा ने 45 दिन तक भूख हड़ताल की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बांध निर्माण कार्य को रोक दिया गया। थोड़े समय बाद बांध का निर्माण कार्य पुनः शुरू किया गया। बहुगुणा पुनः 49 दिन भूख हड़ताल पर रहे। अगस्त 1995 में सरकार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि बांध का निर्माण कार्य रोका नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर काफी धन निवेश किया जा चुका है। बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इससे बिजली उत्पादन का कार्य भी शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।